हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब आप पढ़ोगे तो खुद जान जाओगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन जो होते हैं बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं बच्चों आज इन टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, डिफ्यूजन क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। इन हम टॉपिक से बात करने वाले। बच्चों पेन पेपर लेके बैठ जाइए, इत्मीनान से देखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें ये जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? क्लियर बच्चों? बच्चों आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ऐसी फिनोमिनाएं देखते हो, ठीक है। जैसे आप देखते होगे कि अगर हम लोगों ने क्या किया, चने को रात को पानी में अगर डाल दिया जाए, ठीक है, सुबह देखते हो फूल जाता है। या फिर अगर हम किशमिश को पानी में डाल दें तो क्या है, फूल जाता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देखते हो कि घरों में जो औरतें होती हैं, हमारी मम्मी या जैसे भी जो भी आपकी औरतें होती हैं, वो क्या करती हैं कि अगर अचार वगैरह होता है तो उसमें नमक तेल डाल के उसको अचार बनाते हैं, ठीक है। देखते हो उसके प्रेजेंस में क्या होता है, वो जो आपका आम का अचार होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। वो भी एक ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। या फिर आप देखते होंगे कि अगर सूखा हुआ कोई फूल है, अगर उसको पानी में डाल देते हैं तो फ्रेश हो जाता है, और मतलब फ्रेश वाटर में उसको डाल देते हैं तो थोड़ा सा खिल उठता है, ठीक है। ये सब फिनोमिनाएं जो हैं वो सब ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स हैं। क्लियर है बच्चों? और भी बहुत सारी बॉडी में या प्लांट्स में ऐसी फिनोमिनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं से ऑस्मोसिस से रिलेट करती हैं। क्लियर है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ये दोनों चीजें ऐसी होती है बच्चों। ये ऑस्मोसिस एक टॉपिक हमने लिया हुआ है और एक टॉपिक यहाँ पे हुआ है डिफ्यूजन, ठीक है। हम दोनों को रिलेट करके समझेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। अगर ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है बच्चों? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों ही एक तरह का फ्लो है, ठीक है ना। फ्लो, प्रवाह है, ठीक है ना। अब किसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, किसे हम डिफ्यूजन कहते हैं, तो बच्चों इस टर्म से आप लोग फर्स्ट ईयर में मिल चुके होंगे। किस में मिले होंगे? स्टेट ऑफ जो मैटर चैप्टर है, ठीक है ना। वहाँ पे आपने गैसों के डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और आपने वहाँ पे ये सुना होगा, कहा जाता होगा, द फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज, सिंपली फ्लो फ्रॉम higher concentration to lower concentration is called as डिफ्यूजन। अगर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी चीज का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और कहाँ से हो रहा है, अगर वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को ही कहा जाता है बच्चों क्या, डिफ्यूजन, ठीक है ना। उसको हम लोग विसरण कहते हैं। सिंपली आप देखते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर डिफाइन करूँ एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अगर आप कमरे के किसी एक कॉर्नर में या कहीं भी इत्र की अगर बोतल आप खोल देते हो, कहीं से देखते हो कोई बच्चा परफ्यूम लगा के स्मेल आया हुआ है, तो उसका पूरा शरीर कैसे स्मेल, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है। क्लियर है ना? तो या फिर घर में देखते हो, अगर घर में कोई सब्जी बन रही है या कहीं नॉनवेज वगैरह बनता रहता है तो उसकी स्मेल हमारे नाक तक पहुंच रही है, तो किस फिनोमिना के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हमारे नाक तक पहुंचता है,
ठीक है। तो वो फिनोमिना जो है उसे कहते हैं क्या बच्चों, हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं इसको। क्लियर है ना? तो या फिर आपने और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आपने पोटेशियम परमैंगनेट को, अगर आपने KMnO4 को सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर पानी में डाल दिया तो जो पानी है, ठीक है, इसका कलर जो है अपने आप ही कुछ समय बाद पर्पल हो जाएगा। या आपने देखा होगा कि अगर हमने पानी में क्या किया, पानी में अगर हमने नील डाल दिया, जो आप घरों में आप लोग क्या करते हो, कपड़ों पे छाने के लिए जो नील यूज करते हो, सिंपली पानी में डाल दीजिए उसको, देखिए अपने आप पूरा पानी जो होता है वो नीला हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना होती हैं इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपली द फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज क्या? डिफ्यूजन। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग जब बात करते हैं बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस भी एक तरह का फ्लो होता है। क्या होता है बच्चों? एक तरह का फ्लो होता है, ठीक है। अब ये कैसा फ्लो होता है इसके बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, और इस कंटेनर में पानी लेकर के, ठीक, अगर इसमें एक किशमिश एक डाल दिया, ठीक है, या फिर आपने चना डाल दिया, चना या किशमिश डाल दिया, ठीक है, तो सुबह हम देखते हैं कि वो चना या जो किशमिश होता है वो फूला हुआ होता है। या कोई भी चीज आप देखते होंगे, इवन गेहूं हो गया, आप उसको डाल दीजिए फूल जाता है पानी में। क्लियर है ना? तो किसी भी सब्सटेंस का पानी में डालने पर उसमें जो स्वेलिंग होती है, स्पेशली अगर चना है, किशमिश है, बादाम आपका देख लो, ठीक है, तो ये जो आपके अगर इन सब चीजों का पानी में डालने पर फूलने की जो प्रक्रिया होती है, ये कहीं ना कहीं से ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? परासरण के एग्जाम्पल है। क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग परासरण कहते हैं। तो फिर परासरण की डेफिनेशन क्या होती है, परासरण की परिभाषा क्या होती है? देखो बच्चों, मैं भी जब भी मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरा ये उद्देश्य होता है चीज़ों को आपको समझाया जाए। मैं आपको यहाँ पे नोट्स के लिए नहीं, नोट्स तो आपको कहीं से मिल जाएगा, बुक्स में सब कुछ डेफिनेशन प्रोवाइडेड है आपको, ठीक है। चीज़ों को आपको समझना आना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए आपको, ये चीज़ें हैं क्या। क्लियर है ना? ये चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। साइंस उसी का नाम है जो क्या, सिस्टमेटिक नॉलेज, ठीक है, सबको पता है ये चीज़, ठीक है। तो चीज़ों को छापने से कुछ नहीं होता है, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। बुक्स है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में बहुत ही आराम एक दो लाइन की डेफिनेशन है बच्चों, आराम से नोट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप इन चीज़ों को सीखने का, समझने का प्रयास करिए। क्लियर है ना? तो अगर हम बात करते हैं बच्चों कि डेफिनेशन क्या होती है ऑस्मोसिस की, तो सिंपली हम लोग ये कहते हैं, अगर डिफाइन करें आप इसको, फ्लो फ्रॉम lower concentration to higher concentration through SPM क्या होता है? सेमी परमिएबल membrane is called as osmosis। क्लियर बच्चों? क्या है डेफिनेशन? फ्लो फ्रॉम किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है ना, फ्लो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक इसका मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। अभी हम बताएंगे इसके बारे में आपको, ठीक है। अगर एक फ्लो हो रहा है, और फ्लो किससे हो रहा है? फ्लो एसपीएम से हो रहा है। और कैसे हो रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन तरफ। मतलब क्या है? आप कह सकते हो सिंपली लेस डेंस मीडियम से टू, अगर हाई डेंस मीडियम में
हाई डेंस मीडियम में फ्लो हो रहा है ना स्पेसिफिक। जनरली आप कहते हो हाई से लो की तरफ, ठीक है ना, ये क्या ठीक उसके रिवर्स हो रहा है, लेस डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम की तरफ हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द एसपीएम। अगर ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा हो रहा है तभी इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। यही तो डिफरेंस है, डिफ्यूजन जो हमने डिफ्यूजन देखा और इसमें ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है। दो चीजें हम लोग देखते हैं कि डिफ्यूजन में जो फ्लो होता है, ठीक है, वो आपका होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ, और उसमें एसपीएम आपको जरूरी नहीं होता है, उसमें आपको एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। एसपीएम नहीं रहे तब परफ्यूम में यहाँ पे कहीं बोतल में खुल गया या कहीं से कोई स्मेल रहा तो उसके लिए हमको एसपीएम लगाएंगे तभी हमारी तरफ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, डिफ्यूजन में एसपीएम की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऑस्मोसिस की बात करते हो तो ऑस्मोसिस में आपको क्या चाहिए, ऑस्मोसिस में आपको एसपीएम कंपलसरी है, बिना एसपीएम के ऑस्मोसिस नहीं होती है। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो लेस डेंस मीडियम से हाई डेंस मीडियम की तरफ अगर फ्लो हो रहा है, कैसे हो रहा है, एसपीएम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्या है, वो आपका है ऑस्मोसिस। क्लियर है बच्चों। तो मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या है दोनों में, ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है आपका। एक तो एसपीएम, ऑस्मोसिस में एसपीएम कंपलसरी है, डिफ्यूजन में नहीं है। डिफ्यूजन में हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसमें लेस लोअर से क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब इसका एग्जांपल मैंने जैसे बताया बच्चों कि अगर आपने क्या किया हुआ है, अगर आपने किशमिश को पानी में डाल दिया तो फूल जाएगा, या फिर चने को पानी में डाल दिया तो उसकी जो आपका किशमिश होता है, अगर आप देखो, अगर आपने किशमिश को पानी में डाला है, ठीक है ना, तो जो किशमिश का जो कवर होता है बच्चों, ठीक है ना, जो उसका कवर होता है वो उसके लिए एसपीएम का वर्क करता है। क्या करता है वो, एसपीएम का जो मैटर है अंदर का ना, मैटर, और वो बाहर नहीं आता है बच्चों, ठीक है ना, पानी उसके अंदर एंट्री करता है। इसमें जो आपको दिख रहा है ना, ये जो पानी है वो इसके अंदर एंट्री करेगा। क्लियर है ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज क्लियर है। तो अगर हम कहते हैं कि फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमेशा से सॉल्व, इसमें क्या होता है कि स्पेशली आप देखोगे अगर डिफाइन करते हो ऑस्मोसिस को, तो इसमें कहते हैं कि इसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, सॉल्वेंट। इसमें ये जो एसपीएम होती है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। एसपीएम जो होती है ना, वो यही जो करती है, वो सॉलिड के फ्लो को अवॉइड करती है। सॉलिड का फ्लो हो ही नहीं सकता, जो विलेय होता है, ठीक है, उसका फ्लो उससे हो ही नहीं सकता। उसकी जो पोर्स होते हैं, ठीक है, जो एसपीएम में जो पोर्स, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो अलाउ ही नहीं करते कि उससे आपके जो विलेय के कण हैं वो जा सके, ठीक है ना। वो इतने जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, छोटे होते हैं, तो उससे होकर के बस आपके क्या सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वही जा सकते हैं। क्लियर है ना। तो आपको आई होप समझ में आया हो कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है, इन विच लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो ऑकर्स थ्रू एसपीएम, ठीक है ना। फिर कह सकते हो सॉल्वेंट का फ्लो होता है किधर, सॉलिड की तरफ। क्लियर है ना। अब हम लोग बात करेंगे ये चीज कि ये जो अभी हमने इसको भी छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, अभी हम उस पे आएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, ठीक है ना, एसपीएम। ये एसपीएम क्या होता है, विच इज कॉल्ड एज द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है बच्चों। इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे ये कि मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। मेम्ब्रेन जो होते हैं बच्चों, जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, मेम्ब्रेन्स को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। मैं सिंपली थोड़ा सा जल्दी से इसको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक जो मेम्ब्रेन्स होती है उसे कहते हैं हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंपली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है।
और एक होती है बच्चों आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती है, जनरली 3 क्लास में इसको डिवाइड कर हम पढ़ते हैं। पहला परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा आपका नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, और तीसरी होती है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक, जिससे हो करके अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कि किस तरह के पार्टिकल जो होते हैं वो आ जा सकते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, परमेबल मेम्ब्रेन। किसी तरह के पार्टिकल उधर से आ जा सकते हैं। नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जिससे किसी तरह के पार्टिकल्स जो हों वो आ जा नहीं सकते हों, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं बच्चों क्या हम लोग, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है ना। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो बच्चों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक है, ऐसी झिल्ली जिससे हो करके, ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक है, जिससे हो करके विलायक के जो कण होते हैं, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल जो होते हैं वो आर पार आ जा सकते हों, किंतु बट जो विलेय के जो कण होते हैं वो आर पार न आ जा सके, ठीक है, तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं क्या बच्चों हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाम से ही देखिए स्पष्ट है। सेमी मतलब होता है आधा, मेम्ब्रेन मतलब होता है पारगम्य, ठीक है, और इसका मतलब होता है झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे होकर के विलायक के कण तो आर पार आ जा सके किंतु विलेय के कण आपके न आ जा सके, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, इसको हम लोग जनरली 2 क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं इसमें नेचुरल एसपीएम, ठीक है बच्चों, और दूसरी होती है बच्चों आपकी आर्टिफिशियल एसपीएम, ठीक है ना। आर्टिफिशियल कह सकते हो या सिंथेटिक कह सकते हो, सिंथेटिक एसपीएम, या कह सकते हो मैनमेड, ठीक है ना, ये सिंथेटिक। क्लियर बच्चों। अब देखिए नेचुरल एसपीएम, ठीक है, जितने भी आपके एनिमल ब्लैडर होते हैं बच्चों, एनिमल ब्लैडर जो होते हैं, एनिमल ब्लैडर, ठीक है ना, वो आपके नेचुरल एसपीएम के एग्जांपल है। इवन हमारी स्किन जो होती है, ठीक है, वो भी क्या है, एसपीएम का एग्जांपल है। क्लियर। इससे मैटर तो नहीं फ्लो करता है, मैटर फ्लो करता है इससे देखो, और आपका पसीना निकलना होता है, ठीक है, तो इससे निकल सकता है। क्लियर ना। बट आसानी से ब्लड निकल सकता है, इससे नहीं निकल सकता है। क्लियर ना, कहीं कटता उठता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारी जो स्किन होती है, ये भी जो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, जैसे चने का जो कवर होता है, ठीक है, या किशमिश का जो कवर होता है, समझ में आ रहा है आपको, अंडे का जो छिलका होता है, समझ में आ रहा है आपको, जितने भी आपके नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, जैसे गेहूं का जो कवरिंग है, ठीक है, तो वो सब आपके एसपीएम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। उनसे केवल सॉल्वेंट का मतलब, अगर आपका पानी है तो वो अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है, बट मैटर जो होता है उसका मतलब जो अंदर उसके है वो बाहर आपका नहीं जा सकता है, ठीक है ना। मतलब जो विलेय है वो नहीं जा सकता, विलायक अंदर बाहर जा सकता है, ठीक है। और दूसरी है आर्टिफिशियल मैनमेड, क्लियर है ना, आर्टिफिशियल एसपीएम जिसे हम बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैनमेड जो आपके एसपीएम होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके जो सबसे फेमस एग्जांपल है बच्चों वो है Cu2FeCN6 which is called as the copper ferrocyanide। एक सिंपल नाम मैंने इसको दिया हुआ है, मतलब एक नाम है इसका, कॉपर फेरोसाइनाइड। एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ये आप जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे
तो वहाँ बताया जाएगा ऐसे कंपाउंड्स के बारे में। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये सबसे बेस्ट आर्टिफिशियल एसपीएम में काउंट होता है, बिकॉज ये आपका 150 एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ना वो बियर कर सकता है। इतना प्रेशर 150 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। इस वजह से इसको हम लोग बेस्ट आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के तौर पे भी जानते हैं। क्लियर है। और भी एग्जांपल आर्टिफिशियल के, जैसे मैंने कहा कि आप सेलुलोज नाइट्रेट ले लो, सेलुलोज नाइट्रेट, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, ठीक, क्या आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। क्लियर है। ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, आप एग्जाम्पल ले सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है बच्चों, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या बच्चों, आर्टिफिशियल एसपीएम। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि एसपीएम क्या होता है। एसपीएम मतलब मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, अर्ध पारगम झिल्ली जो होती है, ऐसी झिल्लियां होती हैं जिनसे होकर के विलायक का जो प्रवाह है वो तो हो सकता है, लेकिन विलेय के कणों का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो ऐसी झिल्लियों कहते हैं क्या हम लोग, अर्ध पारगम्य झिल्ली। मैंने कहा कि ये दो तरह की होती हैं, ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जितने भी आपके एनिमल्स, आपके एनिमल ब्लैडर होते हैं, हमारी स्किन होती है, या फिर प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, उसकी जो कवरिंग होती है, सब क्या है, एसपीएम जैसे बिहेव करता है मोस्टली, ठीक है। आर्टिफिशियल मैंने कहा कि सिंथेट, आर्टिफिशियल में फेमस कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, बेस्ट है, बिकॉज ये 150 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है, इस वजह से। कैल्शियम फॉस्फेट, क्लियर है, ये कुछ आपके हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बट ये हम लोग इन्हीं को जनरली हम लोग एग्जाम्पल के तौर में अगर आते हैं तो हम लोग मेंशन करेंगे। क्लियर है बच्चों। हम फिर से वापस आते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, बिकॉज हम लोग को एसपीएम जरूरी था समझना, इस वजह से मैंने उसमें एसपीएम को इंट्रोड्यूस किया। अब हम आते हैं फिर से ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब बच्चों हमने ऑस्मोसिस तो समझ लिया, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। बच्चों ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है ना, ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ठीक है, ऑस्मोसिस को सिंपली कहते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ये बहुत आसान से डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, बट हम उसको थोड़ा सा और भी समझेंगे इसके बारे में, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए, ठीक है ना, जो सोल्यूशन पर, किस पे, सोल्यूशन पर, ठीक है ना, जो सोल्यूशन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए सोल्यूशन पर, ठीक है, आरोपित जो बाह्य दाब होता है, ठीक है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर मानते हैं। क्लियर है ना। मतलब इतना प्रेशर बाहर से अप्लाइड कर दिया जाए कि क्या हो जाए, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, ठीक है। तो ये जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। क्लियर, बिकॉज वो सिस्टम इतना, मैकेनिज्म उसका इतना डिफरेंट है, आप उसमें सोल्यूशन में घुस के तो निकाल नहीं सकते हो कि ऐसे घुस के उसमें से उसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर ले, नहीं। एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग फाइंड करते हैं तो वो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अप्लाई करके ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन में ऐसा मैकेनिज्म सेट करना बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। यानी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, जो हम लोग बाउटर से बाहर जो दाब लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स दाब कहते हैं। क्लियर है ना। थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम आपको बना के दिखाया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ वाटर ले लिया और इसमें एक ऐसा हमने सेटअप तैयार कर लिया, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये एसपीएम है,
क्या है, SPM है। ये एक सेमी परमीबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और हमने क्या किया हुआ है, इसमें यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें सॉल्वेंट का फ्लो होना, देखिए ये हमने कहा कि ये सपोज दैट सोल्यूशन है, सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, और ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर है, ठीक है ना, सॉल्वेंट। तो क्या होगा कि जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो तो स्टार्ट हो जाएगा ना बच्चों इसमें, ठीक है। वो प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये जो सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, इसका फ्लो, भाई यही तो ऑस्मोसिस है। मैंने क्या कहा, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट is called as osmosis, osmosis, ठीक है। कहाँ पे, अब ये सॉल्वेंट का फ्लो होगा, किससे होगा, SPM से होगा। किधर होगा, सोल्यूशन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये मैंने मीडियम माना है, क्या माना है, सोल्यूशन माना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, ठीक है, और इतना प्रेशर अप्लाई कर दें कि ये जो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ना वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है ना। तो वो जो आपका प्रेशर होता है, एक्चुअल प्रेशर, वही आपका एक्चुअली क्या होता है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से बच्चों हम लोग किस में डिनोट करते हैं, पाई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और ये कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, मान लीजिए यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक, तो ये इसके, ये हो गई इसकी हाइट, ठीक है ना। और जानते हो आपका कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रो जी एच। हाइड्रोस्टैटिक दाब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, दैट इज P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यही वो प्रेशर है ठीक है, जिसको हम बाहर से अप्लाई कर दें तो ये जो ऑस्मोसिस की जो फिनोमिना है वो क्या होगी बच्चों, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। यानी कह सकते हो कि पाई इक्वल टू, ठीक है, जो P है वो हमने कहा कि P एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर। तो इतना प्रेशर आप अप्लाई कर दोगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि सिंस P एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होगा, पाई, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है, क्लियर है ना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू रो जी एच, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है। और इसके बाद का जो चीजें हैं, इसका बाद जो फिनोमिना है उसको हम लोग समझते हैं। एक साइंटिस्ट हुए वॉन हॉफ, ठीक है। वॉन हॉफ ने क्या किया कि जो आपके गैसेज इक्वेशंस थे, जैसे आपका बायल्स का नियम था, चार्ल्स का नियम था, उसको उन्होंने क्या किया, सोल्यूशन पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। और वहां से उन्होंने कुछ टर्म्स फाइंड किए और ऑस्मोटिक प्रेशर को सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू मेजर करने का एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया, ठीक है। उसको हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर है बच्चों। वॉन हॉफ ने चार्ल्स और बायल्स के लॉ को सोल्यूशन पे अप्लाई करके, ठीक है, सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ, at constant temperature, ठीक है, the osmotic
the osmotic pressure of any dilute solution, ठीक है, is calculated by this formula, which is pi is equal to CST, which is pi equal to CST. अब इसमें टर्म्स क्या बच्चों, अब पाई को जानते ही हो, पाई इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। सी जो है बच्चों दैट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, कह सकते हो मोलैरिटी, क्या है बच्चों, मोलैरिटी है। एस जो बच्चों इसको कहते हैं हम लोग सोल्यूशन कांस्टेंट, क्या कहते हैं बच्चों, सोल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। सोल्यूशन कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग जनरली प्रेशर के यूनिट के अकॉर्डिंग लेते हैं बच्चों। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जनरली हम लोग एटमॉस्फेयर में रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कह सकते हो कि बार में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग, या हम लोग कह सकते हो कि न्यूटन में, लेकिन हम लोग जनरली जो यूज करते हैं बच्चों, किस में यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर में, क्लियर है ना। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग आर यूज करते हैं दैट इज 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर मोल पर केल्विन, क्लियर है बच्चों। या हम लोग जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, इसके अलावा भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कैलोरी में फाइंड करना चाहते हैं तो 0.0 आपका इसका वैल्यू होता है, आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। मेरे आर की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर जूल के टर्म में देखोगे तो होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्लियर है बच्चों। टी क्या होता है बच्चों, टी इज ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन को रखा गया है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको। अब देखिए, अब ये नहीं है कि केवल यही फॉर्मूला रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। ये ऑब्वियस बच्चों कि पाई इक्वल टू जो CST होता है ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। बट मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन है देकर के मोल्स दिए गए हों, ठीक है ना, तो वी नो दैट कि n इक्वल टू क्या होता है बच्चों, दैट इज W/m ऑफ सॉल्यूट, क्लियर है ना। तो अगर अमाउंट दिया गया है तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज, या सिंपली कह सकते हैं कि मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है ना, तभी हम फाइंड कर लेंगे। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, N/V/ST, तो हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्लियर है ना। या मान लीजिए n ना देकर के क्या दिया है, अमाउंट दिया गया है, अमाउंट गिवन हो, ठीक है ना, तो अमाउंट गिवन है तो n इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, क्लियर है बच्चों, क्या W/m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू W/m ST/V, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए बच्चों, तो ये हम लोग इस टर्म में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर बच्चों। अमाउंट दिया गया, मोलर मास दिया गया, क्लियर बच्चों। एक और फॉर्मूला होता है बच्चों इसमें इसी चीज को हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए
अगर मान लीजिए हम इसको ये देखें तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, डेंसिटी होता है, तो हो जाएगा डी एस टी अपॉन एम, ठीक है ना। फिर डी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये भी एक फॉर्मूला है और डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की, तभी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, ये W जो है वो अमाउंट है, V क्या है वॉल्यूम है, M क्या है मोलर मास है किसका, विले का। क्लियर है ना। N क्या है नंबर ऑफ मोल्स है, V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, S में बता ही दिया आपको। इसमें जो D है बच्चों, ठीक है, D दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, ये आपकी सॉल्यूशन की डेंसिटी है। क्लियर है ना, आई होप आपको समझ में आया हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, चाहे इस फॉर्मूला की बात कर लो बच्चों, चाहे इस फॉर्मूला की बात कर लो, चाहे इस फॉर्मूला की बात कर लो, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। क्लियर है ना, समझ आया आपको। चलिए बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट करता हो, ठीक है। वो है क्या, फाइंड द ऑस्मोटिक pressure of 3% weight by volume यूरिया solution, ठीक है ना, when temperature of solution is 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। बच्चों कह रहा है कि 3% यूरिया सोल्यूशन है, ठीक है ना। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करिए। कब फाइंड करिए, जब टेम्परेचर आपका कितना हो, 27 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है बच्चों। ये देखिए ये आपका यूरिया सोल्यूशन है और कितना है 3% वेट अपॉन वॉल्यूम है। इन कह सकते हो कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन जो है, ठीक है ना, बहुत आसान है ये। इसमें जो अमाउंट है यूरिया का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कौन है, यूरिया, कितना है 3 ग्राम। का मतलब ये हुआ ना 3% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ये आपको बताया गया बहुत पहले ही, जब आप पढ़ते थे यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, वहां पे वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, यानी 100 ml सोल्यूशन में ये 3 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है ना। यहाँ से हमने कह दिया कि V जो है सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है बच्चों, 100 ml है, और अमाउंट जो है यूरिया का वो कितना है 3 ग्राम है। अब आप जानते होंगे यूरिया नाम दिया है तो मोलर मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास आएगा दैट इज द 60 ग्राम पर मोल। कैसे निकालेंगे इसको, जितने भी आपके एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए, ठीक है, और मोलर मास का मतलब क्या होता है ग्राम पर मोल, यानी 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे आर की उसमें कैल्विन होता है टेम्परेचर, तो 27 प्लस 273, तो दैट इज इक्वल टू 300 कैल्विन। क्लियर है ना। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर कैल्विन। क्लियर है बच्चों। तब अकॉर्डिंग टू ये सब क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से, पाई इक्वल टू CST से, ठीक है ना। C क्या है, C कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो हम लोग ये चूंकि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दिया गया तो हम लोग ये यूज कर लेंगे WST अपॉन M ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। किसमें ये होता है वॉल्यूम, अगर ml में है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों 1000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड करोगे 1000 में तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा W दैट इज 3 ग्राम, S जो है दैट इज 0.083, ठीक है, टेम्परेचर 300 कैल्विन इंटू 1000,
अपॉन मोलर मास 60, वॉल्यूम आपका 100। क्लियर है ना? अब डिवाइड कर लो इसको, ठीक, क्लियर है? ये आपका हो जाएगा कितना, इससे आपका ये कैंसिल हो जाना है। क्लियर है? बच जाएगा आपका 0.083 इंटू आपका हो जाएगा 300, ठीक है, बाई 2। क्लियर है ना? जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा ये। क्लियर है ना? मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो यहाँ कर सकते हो, 0.041 इंटू 3, ठीक है ना? तो 15 और 3 4 4 और 12, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ डेसिमल है, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा दैट इज 12.45 एटमॉस्फेयर। यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो ऐसे बच्चों ये बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है ना बच्चों? अब हमने पढ़ लिया ऑस्मोसिस, पढ़ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, पढ़ लिया, ठीक है, आपने डिफाइन कर दिया उसको, एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिया। बच्चों अब हम बात करते हैं इन टर्म की, विच इज कॉल्ड एज द आइसोटोनिक, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बच्चों समपराशरी अल्पपराशरी और अति पराशरी विलयन। इन टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सिंपल, अगर इसको, ये तीनों एक ही जैसे डेफिनेशन है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए कहा जाता है दो सॉल्यूशन है, ठीक है, और दोनों को आप एसपीएम के थ्रू आपको क्या करते हो, सेपरेट करते हो, ठीक है ना, और एक सॉल्यूशन का जो प्रासरण दाब है दूसरे सॉल्यूशन के प्रासरण दाब के बराबर है, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों, समप्रासरी विलयन। ऐसे दो विलयन जिनके प्रासरण दाब क्या हो, आपस में समान हो, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों, समप्रासरी विलयन। क्लियर है बच्चों, समझ रहा है? इसके लिए एक बहुत ही अच्छे इस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या कहा इसमें, अगर दो सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए अगर ये सॉल्यूशन दो है, अगर मैंने इसको एसपीएम से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है ना, तो अगर इन दोनों के, ठीक है ना, इसका जो प्रासरण दाब है पाई1 है और इसका जो प्रासरण दाब पाई2 है, ठीक है, तो अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर दोनों के प्रासरण दाब जो है, ठीक है, अगर किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर दोनों के जो प्रासरण दाब है आपस में बराबर है बच्चों, तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समप्रासरी विलयन। ठीक है ना, तो आइसोटोनिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कि पाई1 इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, पाई2 मिलेगा, प्रासरण दाब इक्वल है तो, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिलेगा, जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CRT, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो तो चेंज होगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2RT, जो कि R और T कांस्टेंट है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या मिलेगा हम लोग को, C1 इज इक्वल टू मिलेगा बच्चों हम लोग को C1 इक्वल टू C2, यानी कह सकते हो जो समपरासरी विलयन होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इससे बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए एक का दिया और दूसरे का ना दिया, पूछ दिया जाता है कि दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, क्लियर है ना, या अमाउंट पूछ देता है, मॉलिक्यूलर मास पूछ देता है, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो यहाँ से भी कह सकते हो N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। अब जैसे इसको ओपन करते जाओगे वैसे वैसे इसके फॉर्मूले, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब जानते हो कि N इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, तो W1/M1 इंटू V1, तो ये M1 है बच्चों यहाँ पे ना,
ये मोलर मास है, ठीक है, W2/m2 इंटू V2। तो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ का दे करके दूसरे का ना दे, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे क्वेश्चन सेट करके एक का दे करके दूसरे का जो दूसरा जो विलय होता है उसके अनुभार, ठीक है, उसके साथ ऐसे क्वेश्चंस पे सेट किए जाते हैं। क्लियर बच्चों। अब इन दो टर्म्स की बारी आती है कि अल्प पराशरी और अति पराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो इससे मान लीजिए बच्चों अगर दो सोल्यूशन है, ठीक है ना, दो सोल्यूशन है, अगर उन दोनों को आप एसपीएम से सेपरेट करते हो, ठीक है, और उसमें से एक विलयन का परासरण दाब अधिक हो जाए, दूसरे कम हो जाए, ठीक है, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे कहते हैं हम लोग अति पराशरी विलयन, ठीक है, और जिसका कम होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। जिसका अधिक होगा परासरण दाब जिस प्लेन का उसे कहेंगे हम लोग अति पराशरी विलयन, और जिसका कम होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, अल्प पराशरी विलयन। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये जो सोल्यूशन है आइसोटोनिक सोल्यूशन है, इस पे न्यूमेरिकल सेट होते हैं बच्चों, इस वजह से ये जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना बच्चों। अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें लास्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, एक दो टॉपिक्स है। जैसे इसमें एक टर्म है दैट इज द एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस। ये सिंपल टर्म्स है बच्चों, एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। देखो बच्चों अगर सॉल्वेंट का फ्लो होता है बाहर की तरफ, ठीक है ना, अगर बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है ना, समझ लो आप, डेंस मीडियम से आपका हो रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग बच्चों क्या, एक्सोऑस्मोसिस। सॉल्वेंट का फ्लो बाहर की तरफ, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये कि ये आपका, ठीक है ना, ये आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, किसका है, ठीक है, शुगर का, किसका है, शुगर सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर आपने इसमें क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, तो डाल दिया इसमें किशमिश और वो अंगूर डाल दिया, सपोज दैट इसमें अंगूर डाल दिया आपने, ठीक है, तो क्या हो जाए, अंगूर का जो वाटर होगा ना वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, अंगूर जो है वो सिकुड़ जाएगा, सिंकिंग हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। क्लियर है ना। वही दूसरे केस में अगर हमने एंडोऑस्मोसिस को समझना है, ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, पानी ले लिया और इस पानी में अगर किशमिश ऐड कर दिया, किशमिश को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो किशमिश ऐड करेंगे तो किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा ना। तो पानी सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या बच्चों हम लोग, इट इज कॉल्ड एज द एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्सोऑस्मोसिस सॉल्वेंट का फ्लो बाहर की तरफ होगा, एंडोऑस्मोसिस सॉल्वेंट का फ्लो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर है ना, समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक इसका जो बच्चों है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज द, देखिए एक ही बचा है इसमें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना, तो ये क्या होता है बच्चों, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है बच्चों, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल जितने भी आप आरओ देखते हो, ठीक है ना, जितने भी आप आरओ देखते हो सभी आरओ इसी थियरी पे वर्क करती है। ठीक है, आप सोच रहे हो कैसे, आप देखते हो कि पानी में इम्प्योरिटी होती है, तो पानी में जो इम्प्योरिटी होती है उसमें उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना, तो फिल्टर अपने आप हो जाएगा क्या, सोचो फिल्टर अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है कि आप, और अपने आप होता तो इतने सारी महंगी महंगी मशीनें क्यों लगाई जाती, ठीक है, फिल्ट्रेट के फॉर्म में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो आरओ आप कहते हो, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस की थियरी पे वर्क करता है। रिवर्स ऑस्मोसिस थियरी क्या है, ये थियरी ये कहती है कि अगर आपको जो सॉल्यूशन है उसमें से क्या करना हो, सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलग करना हो और ज्यादा एक्सटेंट में करना हो, तो आपको सॉल्यूशन पे अधिक से अधिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कह सकते हो कि मान लीजिए ये अगर आपका कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो,
ठीक है, ये सिंपली ऐसा हम बना दे रहे हैं इसको, तो समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ये हमने एसपीएम लगाया हुआ है इसमें, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये आपका सॉल्वेंट है। तो ये फ्लो जो है ये तो ऑस्मोसिस होता है। ये अगर सॉल्वेंट का फ्लो होता है सॉल्यूशन की तरफ में, ठीक है, तो वो क्या है, वो ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग को यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है हमको अप्लाई करना पड़ता है। यानी कह सकते हो कि भाई ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, ध्यान सुनना, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना। अगर क्या किया जाए कि जो ऑस्मोटिक का प्रोसेस हो रहा है उसको रिवर्स करना हो तो हम क्या करेंगे, जिधर ऑस्मोसिस हो रहा है उस पर इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। यानी जो सॉल्वेंट का फ्लो इधर हो रहा था, इधर हो रहा था आपका, ठीक है ना, वो सॉल्वेंट का फ्लो क्या होने लगे, सोल्यूशन से। सोल्यूशन में चूंकि दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट होगा और प्लस सॉल्वेंट होगा, तो उसमें जो सॉल्वेंट है, ठीक है ना, वो फ्लो करके इधर आए। क्लियर है, तो हो गया ना रिवर्स। भाई ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो करता है, क्लियर करता है, सोल्यूशन की तरफ करता है। अब आपको उसको उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए आपको एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पड़ेगा। किससे, आपको जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, अधिक अप्लाई करना पड़ेगा। किससे, ये क्या है आपका, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओपी से आपको अधिक, ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो उसे तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन में जो वाटर है, जो सॉल्वेंट है, वो क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है ना, क्या होगा, सॉल्वेंट इससे बाहर निकल जाएगा। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो समुद्री जल होता है, ठीक है ना, समुद्री जल, उससे नमक निकालते हैं। या कह सकते हो जो समुद्री जल होता है ना, उससे सॉल्ट निकालने का प्रोसेस जो होता है इसी तरह से करते हैं। क्योंकि वो जो सी वाटर होता है, पता है आपको, सबको पता है कि सलाइन होता है, उसमें सॉल्ट होता है, तो उस पर प्रेशर को अप्लाई करके क्या करते हैं हम लोग कि जो वाटर होता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है ना, सुन आ रहा है, और वहां से प्योर वाटर निकालते हैं, कह सकते हो सॉल्ट मिलता है हम लोग को। क्लियर है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है सोल्यूशन पे। ठीक है, इसलिए कभी कभी एसपीएम कह रहे हैं ना, एसपीएम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो एसपीएम वो फोर्स क्या कर सके, बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके। इसलिए कभी कभी एसपीएम, कभी कभी कह सकते हो क्या, एसपीएम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है ना, मेरे नॉर्मल एसपीएम से काम नहीं चलता है। क्लियर है, तो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया होगा यो। इससे हम लोग, इससे जो कॉन्सेप्ट है, जो आरओ थ्योरी होती है, जितने भी आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर होते हैं वो सब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं आपके। और जो डिसॉइलेशन जो वाटर होता है, सी वाटर का जो प्यूरिफिकेशन होता है, वो भी हम लोग इसी थियरी के थ्रू करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद, जय हिंद।